नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सतत कृषि में मोटे अनाज के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का विश्व स्तर पर उत्साह के साथ आरंभ। दिसंबर 2022 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15% अधिक रहा। महाराष्ट्र के नासिक में एक पॉलीथीन फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत और कई घायल। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हिरासत में सामान्य कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। और उत्तर भारत में शीतलहर तेज हुई। मंगलवार से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फिर से ठंड बढ़ने की संभावना। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ये भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मोटा अनाज G20 देशों की बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा है और सभी प्रतिनिधियों को मोटे अनाज का भोज कराया जाएगा। किसान, स्टार्टअप और किसान उत्पादक संगठनों के साथ संवाद सत्रों के जरिए मोटे अनाज का अनुभव प्राप्त किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि मोटा अनाज भारत में उगाई जाने वाली पहली फसलों में से एक था। रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों का लंबे समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। एक अनुमान के अनुसार अफ्रीका और एशिया में 9 करोड़ से अधिक लोग अपने आहार के लिए बाजरा पर निर्भर हैं। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। इस साल जनवरी महीने में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के साथ साथ छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष से संबंधित कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन करेगा। इसके अलावा बेलारूस और अजरबैजान में स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय खाद्य पदार्थों के आयातकों, खाद्य ब्लॉगर्स और स्थानीय रेस्तरां की भागीदारी के साथ बैठक का आयोजन करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। आज का दिन नया साल का दिन है और आज के महत्वपूर्ण दिन पर भारत सरकार ने जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें एक महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत 81 करोड़ जो बेनिफिशियरी हैं अंत्योदय अन्न योजना के और प्राइमरी हाउस होल्ड, उनको जो फूड ग्रेन मिलता था वो आज से निःशुल्क मिलेगा और उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। और इसके लिए सभी राज्यों के साथ मीटिंग करके सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं और आज से पूरे देश में निःशुल्क चावल, गेहूं और कोर्स ग्रेन मिलेगा। दिसंबर 2022 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी के 26,711 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी के 33,357 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी के 78,434 करोड़ रुपए और उपकर के 11,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर 2021 की तुलना में दिसंबर 2022 में जीएसटी राजस्व 15% अधिक रहा। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में दिसंबर 2022 में वस्तुओं के आयात से होने वाली आय 8% अधिक रही और घरेलू लेनदेन से होने वाली आय में 18% की वृद्धि देखी गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमृतकाल के दौरान देश को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए अनुसंधान पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि 2023 साइंस विजन से वर्ष
2047 में भारत का स्वरूप निर्धारित होगा। श्री सिंह ने नागरिकों को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भविष्य उन्हीं का है जिनके पास नए विचार हैं। उन्होंने इस साल के लिए निर्धारित कई रूपरेखाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन गगनयान कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। एक अद्भुत किस्म का उत्साह मिलेगा देश भर में आपको, जबकि हम पूरी तरह तैयारी में होंगे गगनयान छोड़ने की। गगनयान जो पहला ह्यूमन फ्लाइट होगा, जो भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगा। भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा देर से प्रारंभ हुई थी अमेरिका या रूस की तुलना में, लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे लाए हुए शोध के निष्कर्ष अमेरिका और रूस जैसे देश उपलब्ध करवा करके अपने शोध को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि परिसीमन प्रक्रिया से राज्य के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने आज गुवाहाटी में संवाददाताओं से कहा कि परिसीमन प्रक्रिया आंकड़ों पर आधारित गैर राजनीतिक प्रक्रिया होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रक्रिया से आने वाले दिनों में असम के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हो सकती है। श्री शर्मा ने कहा कि ये प्रक्रिया भावनाओं पर नहीं बल्कि तर्क पर आधारित होनी चाहिए। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने असम के मुख्य चुनाव अधिकारी को राज्य सरकार के सामने 1 जनवरी 2023 से नई प्रशासनिक इकाइयों के सृजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाने को कहा है। महाराष्ट्र के नाशिक जिले के मुंडे गांव में एक निजी फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कम 2 महिलाओं की मौत हो गई और 19 कामगार घायल हो गए। घायलों को नाशिक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुंडे गांव में जिंदल समूह की पॉलीथीन विनिर्माण इकाई में आग लगी और फैक्ट्री के भीतर फंसे कामगारों की सही संख्या का अभी पता नहीं है। आपातकाल सेवाएं कामगारों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौके पर राज्य रिजर्व पुलिस बल और राष्ट्रीय आपदा संकट मोचन बल के अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर भी बचाव कार्य में लगाया गया है। दुर्घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाशिक पहुंच गए हैं और उन्होंने अस्पताल में भर्ती कामगारों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि आग लगने की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और राज्य सरकार दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 5 लाख रुपए देगी। इस बीच सोलापुर जिले के बर्शी गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। प्रारंभिक सूचना के अनुसार फैक्ट्री में तकरीबन 40 कर्मचारी काम करते हैं। स्थानीय सूचना के अनुसार 6-7 कर्मचारी इस विस्फोट में घायल हुए हैं। अग्निशमन कर्मचारी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। राजस्थान में आज अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 18 लोगों की मृत्यु हो गई। सीकर जिले में खंडेला पलसाना मार्ग पर पिकअप ट्रक की मोटरसाइकिल से टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में करीब 24 लोग घायल हुए हैं, जिनका सीकर के अस्पताल में उपचार चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हादसे में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। एक अन्य हादसे में हनुमानगढ़ जिले के रावतसर सरदार शहर राजमार्ग पर बिसरासर गांव के पास देर रात कार और ट्रॉली की टक्कर में 5 युवकों की मृत्यु हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जोधपुर जिले के फलौदी में एक बस की कार से टक्कर में 2 युवतियों की मृत्यु हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गई। कोटा के खतौली के पास राज्य के राजमार्ग 70 पर सहनाली गांव के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में सामान्य कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को 339 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और 95 पाकिस्तानी मछुआरों की सूची सौंपी है। इसी तरह पाकिस्तान ने भारत को 51 भारतीय नागरिक कैदियों और 654 मछुआरों की सूची दी है। सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत में रह रहे सामान्य नागरिक कैदियों, लापता भारतीय रक्षाकर्मियों और मछुआरों तथा उनकी नौकाओं को जल्द से जल्द छोड़ने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान से 631 भारतीय मछुआरों और 2 भारतीय नागरिक कैदियों को जल्द से जल्द छोड़ने को कहा गया है। इनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं और इनकी राष्ट्रीयता की भी पुष्टि हो गई है। इस संबंध में पाकिस्तान को पूरी जानकारी दे दी गई है।
मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि मछुआरों समेत 71 पाकिस्तानी कैदियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि करने की आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाई जाए। इनमें मछुआरे भी शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे के साथ परमाणु संयंत्रों की सूची साझा की। दोनों देशों ने ये सूची परमाणु संयंत्र आक्रमण निषेध समझौते के अंतर्गत एक दूसरे को दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सूचियों का आदान प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ कूटनीतिक माध्यम से किया गया। इस समझौते पर दोनों देशों ने 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए थे। समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को परमाणु संयंत्रों की सूची एक दूसरे को देते हैं। भारत आज से वासेनार समझौते के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बन गया। इस समझौते में 42 देश शामिल हैं। ये समझौता निर्यात को नियंत्रित करने वाली एक स्वैच्छिक व्यवस्था है, जिसमें पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के हस्तांतरण पर नजर रखी जाती है। इस समझौते का 26वां वार्षिक पूर्ण सत्र पिछले वर्ष 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। भारत वासेनार समझौते में दिसंबर 2017 में 42वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। विज्ञान कांग्रेस का पहला सत्र 1914 में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के राजस्व मंत्री और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के प्रमुख नरेंद्र चंद्र देब बर्मा के निधन पर शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने श्री देब बर्मा के परिजनों और उनके समर्थकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। श्री देब बर्मा ने आज अगरतला के एक अस्पताल में अंतिम श्वास ली। वे 84 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की स्मृति में आज गुजरात के वडनगर में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक नेता और अन्य लोग शामिल हुए। प्रार्थना सभा का आयोजन सुबह 9 से 12 बजे तक हीराबा के परिजनों ने वडनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में किया। वडनगर के व्यापारियों ने हीराबा को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार से 3 दिन तक बाजार बंद करने की घोषणा की थी। हीराबा का निधन 100 वर्ष की आयु में अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में हो गया था। श्री अनिल कुमार लाहोटी ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसकी मंजूरी दी। श्री लाहोटी इससे पहले रेलवे बोर्ड के सदस्य अवसंरचना के रूप में काम कर चुके हैं। रेलवे में अपने 36 वर्ष से अधिक के कार्यकाल के दौरान उन्होंने मध्य, उत्तरी, उत्तर मध्य, पश्चिमी मध्य रेलवे और रेलवे बोर्ड में विभिन्न पदों पर काम किया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राजस्थान में शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली में तापमान गिरने और 3 जनवरी को शीतलहर की आशंका है। श्री जेनामणि ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। आज रात का दिल्ली में 5.5 मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया और जो नॉर्मल से 2 डिग्री कम है। और अगर बाकी भारत का बात करें, स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ज्यादा से ज्यादा ठंड दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में रहा और कोहरा भी बहुत ज्यादा डेंस था। और अगर फोरकास्ट का बात करें तो ऑरेंज कलर वार्निंग जो है मेनली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में घना कोहरा या डेंस पक्का दिया गया और दिल्ली में 3 या 4 तारीख को कोल्ड वेव हो सकता है और तापमान 4 से 6 डिग्री रहेगा मिनिमम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सतत कृषि में मोटे अनाज के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का विश्व स्तर पर उत्साह के साथ आरंभ। दिसंबर 2022 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15% अधिक रहा। महाराष्ट्र के नासिक की एक पॉलिथीन फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत और कई घायल। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हिरासत में सामान्य कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया और उत्तर भारत में शीतलहर तेज हुई। मंगलवार से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फिर से ठंड बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।